गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके क्वेश्चन जो डिफेंस पर आधारित होंगे, डिफेंस सिस्टम। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय डिफेंस सिस्टम के इसके प्रमुख कौन होते हैं। तो तमाम इन चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत की रक्षा प्रणाली देखना, डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की रक्षा प्रणाली क्या है देखना। अब जो हम वीडियो बनाएंगे किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाएंगे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे सभी डिफेंस सिस्टम से होंगे, रक्षा प्रणाली से, जैसे मिसाइल के बारे में या फिर जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं या वायुसेना, इनके प्रमुख कौन होते हैं, तमाम ये क्वेश्चन होंगे, सभी जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत की रक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च सेना के सेनापति होते हैं, सभी तीनों सेनाओं के जो होंगे। देखना सर्वोच्च, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हिंदी में पहली बार टाइपिंग कर रहा हूँ, ये टाइपिंग मुझे करनी पड़ रही है। खैर, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना। एक सेना होती है, एक अर्धसेना होती है। जो सेना होगी वो तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और जो अर्धसेना होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। एक तो होता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, और एक रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में क्या आती है, सेना। सेना तो इसमें आएगी, यानी कि आर्मी तो इसमें आ जाएगी, ARMY, आर्मी, जिसको हम फौज भी बोलते हैं। और गृह मंत्रालय में जैसे ये होती हैं सब, BSF होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, असम राइफल, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस होती है, या कोस्ट गार्ड होता है। ये सभी किसी में गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग, होम मिनिस्ट्री के। और जो सेना होती है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। तो एक सेना, एक अर्धसेना। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, अर्धसेना गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, और राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो राष्ट्रपति जी ये दिखाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेना को कितने विभागों में बांटा गया। देखना, 3 विभागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 विभाग, एक तो थल सेना होती है, एक वायुसेना, एक जल सेना। थल सेना, वायुसेना और जल सेना, है ना। आर्मी या एयरफोर्स या फिर कहिए नेवी। तो इन 3 विभागों में बटा होता है भारतीय सशस्त्र सेना, 3 भागों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय कहाँ स्थित है तीनों सेनाओं का, हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स हो जाएगा नई दिल्ली में। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिएगा, थल सेना का प्रधान कौन होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसका होगा, थल सेना के प्रधान को कहेंगे। थल सेना का जो चीफ होगा उसे आर्मी स्टाफ। वायुसेना का कौन हो जाएगा प्रधान, वायुसेना का हेड, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसमें एयर स्टाफ जुड़ जाएगा, जहां ये आर्मी था और ये एयर स्टाफ हो जाएगा। और थर्ड वन है इसमें, जल सेना का प्रधान कौन होता है, जल सेना का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसमें क्या वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, नेवल स्टाफ। तो ये तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे उनके एक ये पद का नाम होता है, किस किस नाम से उनको जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में देखिए कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, जल सेना के, वायुसेना के, और इसमें थल सेना के आ जाएंगे। तो देखना, थल सेना का अध्यक्ष कौन होगा, अब वर्तमान में कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद वर्तमान में, ये 2020 की बात हो रही है। 2020 में वर्तमान में कौन है, मनोज मुकुंद। ये इनका ये फोटो दिया गया है, मनोज मुकुंद, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवणे, है ना। आगे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, है ना, एयरफोर्स के प्रमुख या इसके अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह, एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये क्या दिखाया गया इसमें, राकेश कुमार सिंह भदौरिया का फोटो दिखाया गया है। और थर्ड इसमें आ जाएंगे, नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह ये वर्तमान में क्या है, ये नौसेना के नेवल के हेड है। एडमिरल ये दिखा गया बीच वाले फोटो में, ये एडमिरल करमवीर सिंह है। अच्छा, इनकी एक और खास बात है कि ये तीनों ही एक बैचमेट रहे हैं अपने बैच के, यानी कि तीनों की जो ट्रेनिंग एक साथ इनकी हुई है, अलग अलग स्थानों पर, एक ही बैच के हैं तीनों, तो बैचमेट भी हैं। तो इसके बारे में भी मैंने कलेक्शन किया है। इस समय देश की तीनों सेनाओं की कमाल संभाल रहे हैं प्रमुखों में 2 खास कनेक्शन है। क्या, एक तो यही है कि तीनों पुराने दोस्त भी हैं और ये बैचमेट भी है, इनमें दोनों में सिमिलरिटी, ये दोनों एक साथ पढ़े, ये तीनों एक साथ पढ़े हुए हैं और अपने ये पुराने दोस्त भी हैं और ये एक ही क्लासमेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला युद्धपोत कौन सा था? नीलगिरी। युद्धपोत नीलगिरी। आईएनएस क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस, है ना। जैसे आईएनएस युद्धपोत, ये दिखाया गया भारत का पहला आईएनएस, आईएनएस इंडियन नेवल सर्विस। तो नीलगिरी के नाम से देखना, नीलगिरी ये एक पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बीच में है ना। नीलगिरी, जहाँ जिनको हम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जैसे अन्नामुडी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ऊटी की पहाड़ियाँ, जो एक है ना ऊटी, ये ऊटी तमिलनाडु में स्थित है, ये इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और भारत में छोटी इलायची भी, एक पहाड़ी के नाम पर नीलगिरी नाम दिया गया है, नीलगिरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत का पहला आईएनएस या युद्धपोत कौन सा था? आईएनएस नीलगिरी। आगे देखिएगा, भारत की पहली पनडुब्बी, पनडुब्बी सबमरीन, पनडुब्बी को क्या कहेंगे? सबमरीन। आईएनएस साल्की के नाम से, आईएनएस साल्की, ये भारत की पहली पनडुब्बी थी। आगे देखिएगा, प्रथम जल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष आरडी कटारिया। ये कटारिया दिए हुए हैं, कटारिया जी का इसमें फोटो है। ये पहले कौन थे? कटारिया जल सेना अध्यक्ष, है ना। जैसे अब हमने लिखे हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह, और सबसे पहले कौन थे? आरडी कटारिया। आगे दिया है, प्रथम थल सेना अध्यक्ष के एम करियप्पा, जो पहले बने थे थल सेना के अध्यक्ष, यानी कि आर्मी के जो अध्यक्ष थे, ये करियप्पा, के एम करियप्पा। थर्ड, प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ये सुब्रतो मुखर्जी हैं, प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष बने थे। जैसे अब ये तीनों हमने बताया अभी पीछे के इसमें स्लाइड में, और इसमें ये तीनों आ जाएंगे, तो ये भी बहुत पूछते हैं, कटारिया, करियप्पा और मुखर्जी। दो नाम, टाइटल याद रख लीजिएगा, कटारिया और ये करियप्पा, और ये सुब्रतो मुखर्जी, जैसे भी आप उचित समझें। और साथ साथ ही इनको नोट किया कीजिए आप, ये नोट करने से इनमें याद होंगे, और रिवीजन, बार बार रिवीजन भी करना है। तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की कितनी कमांड है? 7 कमांड है वायुसेना की। एयरफोर्स की कमांड कितनी है? 7 कमांड, जिसमें 5 लड़ाकू आ जाएंगे और 2 उनकी सहायता करने वाले। ये जो क्या है, 5 इसमें जो कमांड है, 5 लड़ाकू हैं जो लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, और 2 इसमें समर्थन देने के लिए, यानी कि इन 5 को जो समर्थन देगा, है ना। जैसे क्रिकेट टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर वो 15 जाते हैं, 15। कुछ इनके लिए ये मान लीजिए वहाँ पर कोई इंजर्ड हुआ है, कोई घायल हुआ है कोई खिलाड़ी, तो उनके लिए रिजर्व में रखे जाते हैं कुछ खिलाड़ी। तो 7 कमांड है एयरफोर्स की, जिनमें से 5 लड़ाकू हैं और 2 समर्थन के लिए, यानी कि रिजर्व रहती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में, है ना। ये बेंगलोर में है, बेंगलोर जिसका नाम है प्रशिक्षण। देखना स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो इसके लिए सॉरी, चूंकि मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं हो पाई हिंदी टाइपिंग के लिए। ओके, खैर नोट करते रहिए आप। आगे क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पुराना नाम क्या है? रॉयल इंडिया मरीन। रॉयल इंडिया मरीन किसका नाम है? ये भारतीय सेना का पुराना नाम है, रॉयल इंडिया मरीन। मरीन बोलते हैं जैसे समुद्री सेना को। तो पहले समुद्री सेना भी काफ़ी डेवलप थी, और अगर कहिए तो शिवाजी के शासनकाल में अलग से उनके पास 4 या 5 कमांड हुआ करती थी इसकी जल सेना की। आगे क्वेश्चन, थल सेना का विश्व में कौन सा स्थान है? थल सेना का विश्व में 4था स्थान है ना। और वेल डेवलप के लिए अगर बात करें, प्रथम स्थान अमेरिका, और फिर दूसरा स्थान चाइना का हो जाएगा। तो थल सेना में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? 4th पोजीशन, 4था स्थान है। आगे देखिएगा, वायुसेना का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 5वां स्थान है भारत का विश्व में, 5वां स्थान एयरफोर्स में। फिर वही पहला स्थान यूएसए का हो जाएगा। अच्छा, जल सेना का विश्व में स्थान, जल सेना का विश्व में स्थान 7वां है। तो इसमें स्थान आपको याद में, थल सेना में 4th, वायुसेना में 5वां स्थान, और जल सेना में 7वां स्थान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? नेशनल डिफेंस अकादमी, ये काफ़ी फेमस है और देहरादून में स्थित है ना। ये दिया गया इसमें डिफेंस स्कूल का, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एकेडमी यहाँ पर स्थित है देहरादून में, है ना। कई बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिएगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, है ना, कौन सा होता है? परमवीर चक्र। सबसे बड़ा कौन सा है? परमवीर चक्र। फिर होता है एक महावीर चक्र और वीर चक्र।
महावीर इससे छोटा होता है, और फिर वीर चक्र। 3 होते हैं, परमवीर चक्र सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का महावीर चक्र और तीसरे नंबर का वीर चक्र। परमवीर, महावीर और वीर चक्र, ये तीनों किसके, वीरता के, जो सूर्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इससे अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अभी जो इसके शायद जेल वार्डन का हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको मिला था, तो ये सोमनाथ को सबसे पहले मिला हुआ है। तो परमवीर चक्र, दूसरे नंबर का कौन सा, महावीर चक्र, तीसरा होता है वीर चक्र। तो क्वेश्चन है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहला परमवीर चक्र मिला है, सोमनाथ शर्मा को। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी जेल वार्डन में आया है, जेल वार्डन का जो भी एग्जाम हुआ है 1-2 दिन पहले ही, तो उसमें आया हुआ है। आगे देखिएगा, थल सेना दिवस हम कब मनाते हैं, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी है, इसमें ज्यादातर आए हुए क्वेश्चन से हमने उसी का कलेक्शन तैयार किया हुआ है। सेकंड, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और ऐसे ही जल सेना दिवस हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी मिसाइल कौन सा है, तो भारत का टैंक रोधी एंटी टैंक मिसाइल नाग 1990 में लॉन्च किया गया था। देखना, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल क्या होगा, ये टैंक को ही हिट किया जाएगा, सिर्फ ये टैंक के लिए बना है। और इसके लिए कोटेशन में है हिट एंड फॉरगेट, ये क्वेश्चन आता है, हिट एंड फॉरगेट। दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, दागो और भूल जाओगे। ये स्लोगन किसके लिए किया गया है, नाग मिसाइल के लिए। सिर्फ ये एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो इसमें टैंक को ही ध्वस्त किया जाएगा, इससे टैंक के अलावा कहीं और अगर हम लॉन्च करने लगे वो उसको हिट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टारगेट दिया जाता है कंप्यूटराइज टारगेट। तो टैंक के इसमें डिजाइन डले हुए हैं, तो टैंक के लिए जब कमांड देंगे उसी को मारने के लिए हिट एंड फॉरगेट, इसे दागो और भूल जाओ, ये उसे ढूंढ कर मारेगा कहीं भी जहां भी होगी टैंक जिसको हमने हिट किया। अगर वो इधर उधर होती है तो वहां से उसी को हिट करेगा। अगर वहां से टैंक को बाई चांस हटा ही दिया गया, काफी डिस्टेंस पर ले गए, तो उसके बाद ये उसको हिट नहीं करेगी। तो दागो और भूल जाओ किसके लिए, एंटी टैंक मिसाइल के लिए, ये एक स्लोगन है। आगे देखिएगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन, फिर ये छोटी परीक्षाओं में आने लगा। आगे देखिएगा, आधुनिक मिसाइल कौन सा है, ब्रह्मोस। आधुनिक मिसाइल देखना, ब्रह्मोस दिखाया गया है, और ब्रह्मोस ये किसके, रूस के सहयोग से बना हुआ है, रूस। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसके सहयोग से डिजाइन किया है, रूस के सहयोग से। रूस में एक नदी है मस्कोवा, और भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के मिश्रण से बना हुआ है ना। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, और मस्कोवा कहाँ की, मस्कोवा नदी ये रूस की नदियों के नाम पर लिया गया है। तो इसका तो ब्रह्मोस और इसका ये मस्कोवा, तो ब्रह्मोस ये ऐसे नाम बना है, ब्रह्मपुत्र प्लस मस्कोवा ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है रूस के सहयोग से बनाई है, और ये क्रूज मिसाइल है ना, एंड बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। और इसकी जो, और एक ये सुपरसोनिक भी है। देखना, सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं जो वायु के वेग से कई गुना होती है, एक मैक संख्या होती है, मैक, MAC, मैक ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगाया जाएगा जो ध्वनि की स्पीड से मल्टीपल स्पीड में चलती है। ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 364 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, सॉरी मिनट प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड है ना, 364। तो इसका अगर हम दोगुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, फिर उसमें मैक संख्या 2 हो जाएगी। अगर 3 गुना कर दे तो मैक संख्या 3 हो जाएगी। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। तो इसमें जो कई और वर्जन है ब्रह्मोस के, एक तो ये पनडुब्बी से भी दागी जा सकती है, हवा से हवा में वार कर सकती है, सतह से सतह में वार कर सकती है। देखना, ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल होता है। आगे, ब्रह्मोस एक कम दूरी की ये रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, या फिर विमान से, जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसमें सभी विशेषताएं हैं,
इसको पनडुब्बी से भी छोड़ सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर से। सुपरसोनिक का मतलब हुआ कि ध्वनि के वेग से अधिक वेग से यात्रा करना। क्रूज का मतलब ये होता है कि जब अपने चरणों में होती है, इसके पाथ को बदला जा सकता है। मारक क्षमता लगभग इसकी 400 किलोमीटर होती है। 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है ब्रह्मोस। ये भारत की अब तक सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस के नाम से। तो सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं कि जो ध्वनि के वेग से मल्टीपल में उसके 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना स्पीड से चलती है। और जो क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल में हम उसका मार्ग बदल सकते हैं, मार्ग या पाथ बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रूज मिसाइल भी एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसमें कई चरणों में होती है यात्रा, चरण दर चरण चलती है। इसके आपको मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ। देखिए, देखना, अगर हमें कोई मिसाइल दागनी है, मिसाइल ऐसे हुई, हमें ए से बी पर दागनी है, ए से बी पर कोई मिसाइल ऐसे दागनी है। ये ए बिंदु हुआ, ये बी बिंदु हुआ। तो मिसाइल को जैसे हम छोड़ेंगे यहाँ से, ये मिसाइल ऐसे जा रही है, इसमें ये इस तरीके से, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इसको हम क्या कहेंगे? इसका पाथ। ये तो इसका पाथ हुआ। और ये 45 एंगल पर छोड़ी जाएगी। 45 एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 45। अगर जितनी लंबी दूरी पर हमें छोड़ना है, ये तो 45 एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे इसके कोण का मान बढ़ता जाएगा, इसकी दूरी कम होती चली जाएगी। 90 डिग्री पर तो वहीं आकर गिरेगी। अगर 90 डिग्री पर हम छोड़ देंगे, जहां से छोड़ी गई है वहीं पर। और जो ए से बी की दूरी है, इसको रेंज बोलते हैं। रेंज ये मारक क्षमता है ना, ये परास भी कहेंगे इसे, परास। तो इसका परास कितना है? 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर दूर तक जाती है। और देखना, जो इसके चरण दर चरण, मान लीजिए हमने 4 चरण बनाए, पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसकी रेंज कितनी? 400 मीटर की दूरी पर गिरनी है। बाई चांस अगर यहाँ से जैसे ही हम आधी दूरी पर जाएंगे, है ना, जैसे हम ये आधी दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी पर हम ये चले गए, ये 200 किलोमीटर की दूरी हुई, और शेष ये कितनी है? 200 किलोमीटर की दूरी। तो जैसे ये 200 किलोमीटर की दूरी से पहले ही होगी, हम इसका रास्ता चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कहीं और दागना है, हमने एक टारगेट को हिट किया, है ना, समझो वहां से वो टारगेट हटा दिया गया, और तो जब तक ये मिसाइल दागने के बाद में अपनी आधी दूरी अगर कवर कर चुकी होगी, या उससे पहले ही हम इसके रास्ते को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आधे रास्ते से पार निकल गई, अब इसका रास्ता चेंज नहीं होगा। अब तो अगर आधी दूरी कवर कर लेगी, ये वहीं पर जाकर गिरेगी जो हमने इसको टारगेट पहले ही दिया है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी भी मिसाइल को कि ये अधिक लंबी दूरी तय करने के लिए कितने डिग्री पर दागते हैं? उसे 45 पर। और जैसे ही अगर हम 90 डिग्री पर दागते हैं, मान लो यहाँ से हम बिंदु ए से 90 डिग्री पर ऊपर छोड़ देते हैं, 90 डिग्री बनता है, तो ये मिसाइल वहीं आकर गिरेगी जहां पर दागी गई है। तो अधिकतम जो परास है किसमें तय करती है? 45 डिग्री में। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाएगा, चाहे तो कोण का मान बढ़ जाए या कोण का मान, एंगल की वैल्यू कम हो जाए, तो इसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी। ये मैक्सिमम परास कितना हो जाएगा इसका? 400। और तो क्रूज मिसाइल कैसी होती है? CRUZ, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल की विशेषता है कि जब तक वो आधी दूरी कवर करेगी, उसके रास्ते में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अपनी आधी दूरी की अगर वो पार निकल गई, अब रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये परमाणु जो हथियार है उनको भी ले जाने में सक्षम है। और ये जल से भी छोड़ी जा सकती है, स्थल से भी छोड़ी जा सकती है, और ये वायुयान से भी छोड़ी जा सकती है। तो इसमें तीनों विशेषता है ना। तो ये भारत का क्या है? डिफेंस सिस्टम। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। तो आप इसे धीरे धीरे नोट करते रहिए। कल हम दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। कल का लगभग हमारा टॉपिक रहेगा भारत का जो परिवहन तंत्र होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, उस पर वीडियो बनेगी। देखना, कभी कभी गैप हो जाता है वीडियो बनाने में, तो आप उस दिन पिछली जो वीडियोज़ हैं या आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन से आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि रिवीजन ही उसमें याद करने में एक हेल्पफुल होता है ज़्यादा। फिर भी अगर कोई आपको इसमें डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। और हम वीडियो में आजकल वो भी डालने लगे, पोस्ट करते हैं, उसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ क्वेश्चन ही होते हैं। आप उनको भी सोल्व करते रहिए और नोट भी करते रहिएगा। डेली हम उसमें 2 या 3 क्वेश्चन, धीरे धीरे हम ये संख्या बढ़ाने लगेंगे, 5 तक हो जाएगी, फिर 10 तक हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन ही होते हैं सभी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।